जी। अच्छा, तो अब अगर हम देखें तो बात ये हो रही थी कि हमारे पास जो नोट्स है हमारे पास वो बेसिकली उसके यानी जो मैंने डायग्राम बनाई थी उसके बारे से अगर बात करें तो जो नोट्स हमारे पास है उसके 3 कंडीशंस हैं कि मिसाल के तौर पे इसके और भी कोई नोट्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये नोट्स के 3 कोई भी नोट, जैसे इसको पहले प्रोसेस कर रहे हैं हम, स्टार्ट इससे कर रहे हैं और इसको प्रोसेस कर रहे हैं। पहले हम इसको प्रोसेस करेंगे तो इसकी जो नेबर्स है उनको हमें कहीं ना कहीं ट्रैक करना पड़ेगा कि कहीं मिस ना हो जाए। तो हर हर नोट की 3 स्टेटस होता है। पहले ये होता है कि हम सारे नोट को रेडी स्टेट में लेके आते हैं। रेडी से मतलब हर नोट रेडी है अपने आप को बेसिकली प्रोसेस करवाने के लिए। उसके बाद फिर हम नोट को वेटिंग स्टेट में डाल देते हैं कि ये नोट अब वेटिंग स्टेट के अंदर, जैसे पहले हम इस नोट को वेटिंग में डालेंगे और वेटिंग के बाद जैसे ही इस पे प्रोसेस लगाना शुरू करेंगे तो इसके नेबर्स वाले नोड जो है वो वेटिंग में चले जाएंगे। ये वाले अभी रेडी रहेंगे लेकिन इसके नेबर्स जो है वो वेटिंग में चले जाएंगे। ये प्रोसेस हो जाएगा। ये पहले रेडी हुआ, फिर वेटिंग में किया और फिर प्रोसेस हो गया। 3 इसके स्टेट्स में ये गुजरा। और इसी तरह से ये पहले रेडी था, ये तीनों रेडी के बाद ये चले गए तीनों के तीनों वेटिंग में, और जब इनकी बारी आएगी तो ये प्रोसेस हो जाएंगे बारी बारी। तो इस तरह से कह रहे हैं कि हर एक के ऑलमोस्ट 3 स्टेट होते हैं। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेट नंबर 1। कोई भी नोड स्टेट नंबर 1 में अगर होगा तो इसका मतलब है वो रेडी है, द इनिशियल स्टेट ऑफ द नोड, यानी अभी वो उस पर आप प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस के लिए रेडी है लेकिन जो इस प्रोसीजर है वो इस पर फॉलो करना है। उसके बाद स्टेटस नंबर 2 क्या है कि जो रेडी नोड था वो वेटिंग में चला गया, कि अब वो किसी का नेबर था तो नेबर की वजह से वेटिंग के अंदर ये चला गया। अब ये वेट कर रहा होगा। वेट कहाँ कर रहा होगा? क्यू में वेट कर रहा होगा, ठीक है ना। और तीसरा ये है कि उस नोड को जिसको वेटिंग में रखा था उसकी बारी आ गई और वो प्रोसेस हो गया। हमें पता है कि क्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। क्यू के अंदर अगर हम अपने डेटा स्ट्रक्चर को देखें तो क्यू के अंदर बेसिकली 2 तरफ से जो है वो एंट्री हो रही होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई नोड नंबर 5 है या 1 है या 5 है, जो भी नोड नंबर है, 5 है, 3 है, 2 है, 6 है, कोई नया नोड आएगा तो इसके रेयर से इनपुट होगा, यानी यहाँ पे जाके नोड नंबर 7 इनपुट हो जाएगा, ठीक है। और कोई डिलीट होगा, किसी पे प्रोसेस करना होगा तो फ्रंट से प्रोसेस होगा। तो आपको पता ही है कि क्यू का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब ये फर्स्ट इन हुआ था तो ये फर्स्ट आउट हो जाएगा। जब ये आउट हो जाएगा तो आपका एरो यहाँ चला जाता है, फिर ये प्रोसेस होता है। और जो प्रोसेस हो रहा होता है उसके नेबर्स इसके रेयर में आके लगना शुरू हो जाते हैं, चाहे जितने भी इसके नेबर्स हो वो बारी बारी आके लगना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझाऊंगा उसको। तो जो जो नोड क्यू में चला गया वो वेटिंग में है और क्यू से जो निकल गया वो बेसिकली प्रोसेस हो गया। और जो क्यू में अभी नहीं आया है और इनिशियलाइज हो गया है वो बेसिकली अभी आपका किस स्टेट के अंदर है? वो आपके पास अभी है रेडी स्टेट के अंदर, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारे पास जो है कुछ स्टेट्स की इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझानी थी यहाँ पे। अब अगर हम इसको आगे की तरफ जाएं तो इसमें कुछ और बातें लिखी हुई हैं, इसको हम क्विकली रिव्यू करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि क्या बात हो रही है। ये स्लाइड्स में स्किप करके दोबारा वापस आऊँगा और इसको भी मैं अभी स्किप करके दोबारा वापस आऊँगा। पहले मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स दिखा दूँ। मिसाल के तौर पे ये है 2 एग्जाम्पल्स हैं जो हम समझेंगे, फिर ग्राफ के उसके एल्गोरिथम पे जाएंगे। देखो ये हमारे पास एक ग्राफ, अभी हम इसको ग्राफ फॉर्मेट में समझ रहे हैं, एल्गोरिथम नहीं पता। अभी हम इसको ग्राफ फॉर्मेट में समझने की कोशिश करें काम कैसे हो रहा है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं सोचूं यहाँ पे मेरे पास एक क्यू होगा जो बेसिकली इस बात की इंडिकेशन होगा कि जो भी डेटा हमें वेटिंग में डालना है वो क्यू में जाएगा, ठीक है। इस वक्त ये सारे के सारे रेड है कलर, यानी जो स्टेट है उसको कलर से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये रेड कलर इस वक्त हमारा मेंशन कर रहा है कि सारे के सारे रेडी हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है सारे नोड को हमने रेडी कर दिया। हमें जब हम कोड लिखेंगे तो पता होना चाहिए कि इस वक्त सारे के सारे जो है रेडी स्टेट के अंदर है, सॉरी, सारे के सारे रेडी स्टेट के अंदर जो है मौजूद है।
अब हमने जब सबको रेडी कर दिया तो सबसे पहले जो है वो सोर्स नोड कौन सा होगा ये बताना होगा। तो सोर्स नोड यहाँ पे हमने किसी को भी ले सकते हैं, पी को भी ले सकते हैं, एल को भी ले सकते हैं। इस वक्त इन्होंने ए को लिया है सोर्स नोड। सोर्स नोड जो है वो ए है, तो ए जो है वो स्टेट जो है इस क्यू में चला जाएगा। ए जो है वो क्यू में आ जाएगा। ए जो क्यू में आएगा तो ए का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी ए अब रेड से किसी दूसरे स्टेट पे जा रहा है तो किसी दूसरे कलर में चला जाएगा। तो देखें अभी हम अगर उसको चेंज करें तो आपको नजर आएगा कि ए जो है बेसिकली अब ए जो है वो बेसिकली ग्रे कलर में आ रहा है। तो ग्रे कलर का मतलब क्या हुआ कि पहला जो सोर्स नोड है वो अब स्टेट नंबर 2 पे आ चुका है, यानी 2। तो कह रहा है कि ये अब स्टेट नंबर 2 है जो कि वेटिंग स्टेट के अंदर चला गया। ठीक है ना, ये अब आपका वेटिंग स्टेट में है। कौन सा? ए। तो इसका मतलब है कि ये ए जो है वो यहाँ पे होगा, इस जगह पे लिखा हुआ होगा। बाकी सारे रेडी हैं अभी। अब इस ए को, क्योंकि ए जो है वो आपका सबसे टॉप नोड है और यही अभी मौजूद है यहाँ पे, तो इसको प्रोसेस करने की तरफ जाएंगे। जब प्रोसेस कर, अब गौर सुनना, जब प्रोसेस करने की तरफ जाएंगे, इसको जब हम प्रोसेस कर रहे होंगे, जो भी प्रोसेस करना चाहते हैं आप, तो इसकी जो नेबर्स हैं, कनेक्टेड नेबर्स हैं, उनको हम इस क्यू में ले आएंगे, उनको वेटिंग स्टेट में लेंगे। तो इस वक्त इसके कितने नेबर्स हैं? एक बी है, एक एफ है और एक ई है। अब सवाल यहाँ ये रेज होगा किसको पहले रखूं, यानी जो पहले आएगा वो पहले प्रोसेस होगा। तो नेबर में जिसको चाहे आप पहले रख दें, चाहे बी को रख दें, चाहे ई को रख दें, चाहे एफ को एफ रख दें, कोई इशू नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर। तो बी भी यहाँ चला जाएगा, फिर ई यहाँ चला जाएगा और एफ यहाँ चला जाएगा इसके रेयर में, और ए जो है वो प्रोसेस होके बाहर निकल जाएगा। सॉरी एफ जरा गड़बड़ हो गया, अब सही हो। तो ये बेसिकली ये जो ए है ये प्रोसेस होके बाहर निकल जाएगा और बी एफ। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ए का कलर फिर चेंज होगा और ए जो है वो एग्जीक्यूशन स्टेप पे हो जाएगा, यानी वो खत्म हो गया, और बी ई एफ जो है वो ग्रे हो जाएंगे कि इनको हमने बेसिकली वेटिंग स्टेट में डाल दिया। तो अगला जो हमारे पास स्टेप है वो देखेंगे वो ये रहा कि ए प्रोसेस हो गया और बी ई एफ जो है वो बेसिकली वेटिंग स्टेट में आ गया। आपकी मर्जी है ई बी एफ डालें, जो मर्जी कर लें। तो ये हमने तो सीक्वेंशियल ऑर्डर के हिसाब से इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया। ये बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास एक स्टेप। अब ये जो मार्किंग हो रही है ना, क्योंकि एग्जाम्पल है, बुक से शायद पिक किया उन्होंने, मैंने भी कहीं से कट पेस्ट किया है इसको, तो हमें समझ आ रही थी। इसका मतलब जीरो का मतलब ये है, गौर सुनिएगा, कि ए का अपने आप से डिस्टेंस जीरो है, यानी ए एक सोर्स नोड था। याद रखना हमने क्योंकि सोर्स बताया हुआ है कि ए से शुरू करो और उसके बाद आगे बढ़ो। तो ए सोर्स नोड था, ए का अपने आप से डिस्टेंस जो है वो बेसिकली जीरो है, और ए का अपने फर्स्ट नेबर से डिस्टेंस जो है वन है। यानी फर्स्ट नेबर से क्या मुराद है कि ये इसके फर्स्ट नेबर है। लेकिन जब हम इसके नेबर्स के नेबर की बात करेंगे, नेबर्स के नेबर्स यानी बी का नेबर, एफ का नेबर, ई का नेबर, तो वो बेसिकली ए से दो डिस्टेंस पे होंगे। तो मैं दो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि पहले नेबर और फिर नेबर, तो अभी नजर आ जाएगा। अच्छा जी, अब होना तो ये चाहिए, क्योंकि ये जो एक डायग्रामेटिक वे में समझा रहा है, तो एक्चुअल में ये होगा कि अब पहले सुनना गौर से, पहले जो है वो बी प्रोसेस होने जाएगा। तो जब बी प्रोसेस होने के लिए जाएगा, तो देखो जब बी प्रोसेस होने के लिए जाएगा तो बी को हम यहाँ से निकालेंगे, बी ब्लैक होगा, ठीक है ना, और बी के नेबर्स यहाँ आ जाएंगे इसके पीछे, डेफिनेटली इसके पीछे आएंगे। तो बी का इस वक्त नेबर हमें नजर आ रहा है सी, तो इसका मतलब है बी ब्लैक हो जाएगा और सी ग्रे हो जाएगा। बी ब्लैक है और सी जो है वो ग्रे हो जाएगा। और जब हम बी को इस तरह कर चुके होंगे तो फिर ई की बारी आएगी, ई को यहाँ से निकालेंगे तो ई जो है वो ब्लैक हो जाएगा। ई जब ब्लैक होगा तो ई के नेबर्स जो हैं, यानी ई का जो नेबर्स होगा वो बेसिकली इसमें इन होगा। अब इंटरेस्टिंग बात देखना, ई के नेबर्स तीन है, एक ए खुद है, एक एफ है और एक आई है। समझ आ रही बात है? ये तीन जो है, तीन इसके नेबर्स हैं ई के। तो याद रखना कि हम किसी नोड को दो दफा एक्सेस नहीं करना चाहते। ई का जो नेबर एफ है वो पहले से यहाँ मौजूद है, तो हम इसको, और उसका कलर ग्रे है, तो हम इसको दोबारा से इसमें स्टोर नहीं करेंगे। तो ई का वो नेबर जो पहले से मौजूद है, ए की वजह से ये इसमें दोबारा नहीं आएगा, तो एफ तो इसमें नहीं आएगा, ए भी इसमें दोबारा नहीं आएगा। लेकिन ई का नेबर जो है वो आई जो है वो पहले से मौजूद नहीं था, लिहाजा आई को हम यहाँ पे इंटर कर देंगे और ई प्रोसेस हो जाएगा। और इसी तरह से एफ को जब प्रोसेस करेंगे तो एफ का तो कोई नेबर ही नहीं है,
तो अब आपके पास बचेगा क्या, अब आपके पास बचेंगे 2 नोड्स, यानी अब आपने इन तीनों को भी प्रोसेस कर दिया। इन तीनों की वजह से ये 2 नेबर्स आ गए, सी और आई, और अब सी और आई को प्रोसेस करने जाएंगे। तो अगले स्टेप में अगर हम देखें तो हमें नजर आ रहा होगा, मैं लेता हूँ सवाल, तो देखिए ये तीनों ब्लैक हो गए, ये तीनों ब्लैक हो गए, ठीक है ना। और तीनों जो, सॉरी मैं गलत लिख गया कि एफ का नेबर आई था, लेकिन वो मैंने लिखा इसलिए नहीं कि वो ई का नेबर से कलेक्ट हो चुका था। तो ई का नेबर आई था वो आ गया, एफ का नेबर आई था वो हमने लिखा नहीं है, समझ में आई बात है। और एफ का नेबर बी था वो पहले लिखा जा चुका है, एफ का नेबर ई था वो पहले, जो पहले लिखे जा चुके हैं वो कभी नहीं लिखे जाते, वो कलर से पहचाने जाते हैं, अपनी स्टेट से पहचाने जाते हैं। कि अगर, और सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, एफ का नेबर कलेक्ट करो अगर वो रेड कलर में है तो, क्योंकि रेड का मतलब वो रेडी में है, अगर ग्रे में है तो उसका मतलब वो ऑलरेडी क्यू में है, और अगर ब्लैक है तो प्रोसेस हो चुका है। तो एफ का नेबर कलेक्ट करो जो रेड कलर में है, किसी का भी नेबर कलेक्ट करेंगे उसके लिए हम लिखेंगे कि अगर वो रेड कलर में है, इस वक्त रेड के हिसाब से आप कलर चेंज कर दें, आपके व्हाइट कलर में, तो रेडी नेबर सिर्फ वो कलेक्ट किए जाएंगे जो रेडी स्टेट के अंदर होंगे, ठीक है ना। अच्छा मैं सवाल लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, मैं इसको भी और डिटेल में समझाऊंगा। सर ये चेक सीक्वेंशियल हो रहा है, जी बिल्कुल ऐसा ही है, सीक्वेंशियल हो रहा है, और कोई भी नेबर से पहले नेबर का नेबर सॉल्व नहीं होगा, पहले नेबर सॉल्व होंगे फिर उसके नेबर सॉल्व होंगे। तो ए के पहले तीनों नेबर सॉल्व हुए, और उसके बाद फिर जिस नेबर को आपने पहले रखा था उसका नेबर पहले सॉल्व होगा, और वो आपकी मर्जी, आप कोई भी रखें। तो कोडिंग पे भी आते हैं, कोडिंग में भी चेक कर रहे होंगे, बिल्कुल कोडिंग में हम स्टेटस लगा देते हैं, स्टेटस के हिसाब से चेक करते हैं, उसको हम कलर डायग्राम बेस एल्गोरिथम भी कहते हैं कि आप कलरिंग बेस एल्गोरिथम भी यूज कर रहे हैं। तो इस तरह ये चलता रहेगा, मेरे ख्याल है ये आपको समझ आ गया। लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ ये दिखाना चाहता हूँ कि जब सी और आई हाईलाइट हुए तो इन पे नंबर 2 लगा है। 2 का मतलब क्या है कि ये सोर्स से 2 डिस्टेंस पे है, 2 डिस्टेंस से क्या मतलब नेबर के नेबर है, तो जो नेबर के नेबर होंगे वो 2 डिस्टेंस पे होंगे, जो नेबर के नेबर के नेबर होंगे वो 3 डिस्टेंस पे होंगे। डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पता चले कि जो चीज हिट हो रही है वो कितनी दूर है सोर्स से, समझ आई बात है। और इस तरह ये करते करते हमें मतलब अगर ये समझ आ गई है। अच्छा एक इसमें चीज इंटरेस्टिंग है, ये पिंक लाइन जो है ये किस बात को इंडिकेशन कर रही है, पिंक लाइन ये इस बात को इंडिकेशन कर रही है कि बी का एक, और सुनना, बी का एक नेबर एफ था जो आना चाहिए था लेकिन वो पहले से मौजूद था, तो लिहाजा हमें ये वाले एच की जरूरत नहीं है क्योंकि ए से एफ पहले आ चुका है, तो लिहाजा वो व्हाइट में है, और बी से एफ की जरूरत नहीं, लिहाजा उसको पिंक में। तो जो हमें जरूरत नहीं है इसके अंदर, कनेक्शन है लेकिन हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से हिट हो चुका है, क्योंकि हर एज एक दफा ही रीड होगा, तो उस बेसिस पे उनको पिंग कर दिया गया। तो अब देखें ये सारे के 3 हो गए, कि 3 होने का मतलब ये है कि ये अपने सोर्स से तीसरे डिस्टेंस यानी थर्ड डिस्टेंस पे है, नेबर के नेबर, इस तरह से इसको हम वो कर रहे हैं। और पिंग का मतलब ये है कि ये एज एग्जिस्ट करती थी लेकिन पहले से क्यू के अंदर मौजूद है। सिर्फ इंडिकेशन समझाई है यहाँ पे आपको समझाने के, देखिए कितने सारे पिंग लाइन होंगे। फाइनली जब हम पहुंचेंगे ना तो ये एक स्पैनिंग ट्री की तरह हमें आउटपुट दे देगा, यानी ये हमें आउटपुट है। सारे पिंग लाइन हटा देंगे तो कहेगा देखो ये इसके मूवमेंट का बेस्ट तरीका है। अगर आप सोर्स ए से चलना शुरू करें और सोर्स जी पे जाना चाहें तो आपके पास इस वक्त जो अच्छा रास्ता है वो है ए बी सी और जी, ठीक है ना, और ये सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है यानी बेहतरीन रास्ता है। और अगर आप पी पे जाना चाहें तो ए बी सी जी एल पी, ये रास्ता बेहतर। वो सारी पिंक लाइनें जो कि बेसिकली डुप्लीकेशन कर रही थी उनको यहाँ से हटा दिया, और आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक स्पैनिंग ट्री जो है बन गई। स्पैनिंग ट्री का मतलब होता है जो ग्राफ के अंदर नोड्स हैं वो कनेक्टेड रहें, दिस इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री। हम मिनिमम की बात नहीं कर रहे क्योंकि वेट है नहीं तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं कह रहे, ये एक बेस्ट स्पैनिंग ट्री इस लिहाज से कि कनेक्टिविटी के हिसाब से हमें यहाँ नजर आ रही, समझ आ गई। दिस कॉल्ड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अभी हमें कंप्लीट नहीं हुआ मसला, अभी हमें तो एक हिस्सा हमने इसका अभी सॉल्व किया है। अभी इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये है कि मैं कहूँ कि ए से लेकर पी तक जाना है, तो मुझे तो यहाँ पे ग्राफ में नजर आ रहा है कि ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से जी जाएंगे, जी से एल जाएंगे, एल से पी जाएंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड कहाँ हो रहा होगा? कोई ना कोई तरीकेकार होगा जहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे, जहाँ इसको स्टोर करेंगे, जहाँ पे इसको मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए मैं एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ये तो एक रफली एग्जांपल थी जो कि हमें समझा दिया कि एक स्पैनिंग ट्री फाइनली बनती है जो कि बेसिकली हमारे सारे पाथ को, अब इस सोर्स से सिर्फ पी का रास्ता नहीं डिजाइन हुआ, इस सोर्स से सारे रास्ते डिजाइन हो गए।
कि सोर्स ए से जी पे हाँ, ये है कि सिंगल सोर्स है। सिंगल सोर्स से क्या मुराद है कि आप इस वक्त आपने जो वर्किंग की है वो ए के लिहाज से की है। अगर आप सोर्स चेंज कर देंगे तो फिर वर्किंग भी चेंज होगी। तो इस वक्त आपने ए के लिहाज से सारा काम किया है, तो लिहाजा इस वक्त ए के लिहाज से सारे एजेस का डिस्टेंस इसने बता दिया। अब हमें इसको थोड़ा सा और टेक्निकल व्यू में देखना है। टेक्निकल व्यू का मतलब ये है कि इससे एक स्टेप आगे जाके देखना है कि अगर मैं कहता हूँ कि ए से बी का रास्ता का है तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर हो जहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन हमें मिले, ताकि हम उसको जो है वो सिंप्लीफाई कर सकें कि भाई ये देखो इस तरह काम है। तो इसके लिए एक एग्जांपल और भी, मैं अभी एल्गोरिथम पे नहीं जा रहा, इस एग्जांपल के बाद एल्गोरिथम पे जाऊंगा तो हमारा काम इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, उसको फिर मैं एनालाइज कर लूंगा। तो अब देखें, ब्रेथ फॉर सर्च, ब्रेथ का मतलब होता है कि पहले आप नेबर सॉल्व करें और फिर उसके नेबर सॉल्व करें और फिर उसके नेबर। और डेप्थ फॉर सर्च में क्या होता है कि पहले आप जो नेबर पकड़ रहे हैं उसका नेबर, उसके नेबर और उसके नेबर, सबसे पहले डेप्थ में जो नेबर होगा, आखिरी वाला नेबर होगा, उसको प्रोसेस करें, फिर रिवर्स में आना शुरू करें। स्टैक की वजह से मैं भी आऊंगा तो समझाऊंगा। क्यू में तो ऐसा होता है ना कि आप पहले एलिमेंट को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन स्टैक क्या होता है, हमें स्टैक और क्यू का फर्क तो मालूम है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो। तो लास्ट इन जो सबसे आखिरी वाला नेबर होगा वो सबसे पहले सॉल्व होगा, और जो सबसे पहला नोड होगा वो सबसे आखिर में सॉल्व होगा। ये बेसिक फर्क है दोनों में, बाकी दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट है वो सेम है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च पे हम जब आएंगे तो वो इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह काम हो रहा हो। जी डीफो होगा। अच्छा, यहाँ तक मेरे ख्याल है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा था जब मैं पढ़ाई हुई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोर्स का पार्ट था तो मैंने उसको शुरू कर दिया। अच्छा, अब देखें दूसरी एग्जाम्पल है जिसमें हम थोड़ा सा और इन होंगे और अपने वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे कि हम बेसिकली मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, इसके अंदर जा कैसे रहे हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि ये ग्राफ है और इस वक्त इसका सोर्स जो है, रिवीजन इज हेल्पफुल, सही। इसका जो सोर्स है वो एस है। असल में होता है कि ये जो एल्गोरिथम है ना, इस जैसी जॉब तो हमें मिलती भी नहीं है ना कि हम कोई एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करके, बहुत कम जगहों पे इस तरह के एल्गोरिथम इस्तेमाल होकर जॉब हम कर रहे होते हैं। हमारा बहुत सारा काम जो है वो बहुत हद तक जो है वो इससे डिफरेंट होता है। और इवन कि अगर हमें इस तरह की कोई जॉब मिल भी जाए जो एल्गोरिथम बेस हो, तो हम उसमें ये एल्गोरिथम खुद नहीं बनाते, बल्कि बने हुए एल्गोरिथम्स जो पाइथन में या दूसरी लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करते हैं तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे अगर हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे होते हैं, मशीन लर्निंग का कोर्स कर रहे होते हैं, तो मशीन लर्निंग जो मैंने लास्ट टाइम अभी पढ़ाई मैंने, तो उसमें हमने पढ़ा तो पूरी मैथ्स उसकी, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन पे गए तो हमने किसी चीज़ को मैथमेटिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, बल्कि जो पाइथन के अंदर बिल्ड इन रैंडम फॉरेस्ट के मेथड्स थे या प्रिसिशन ट्री के मेथड्स थे, वो सारे मेथड्स जो है वो हमने उसको पाइथन पे इम्प्लीमेंट करा, लेकिन उसके अंदर हो क्या रहा है, वो काम कैसे कर रहा है, वो थ्योरी की क्लास में हमने सारी कवर की। इसी तरह यहाँ पे थ्योरी में हम सारा देख रहे होते हैं, लेकिन मैं जब बोलूँगा ना कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जाओ तो ये तो 4 लाइनों का कोड होगा, बिल्डिंग फंक्शन इसके एग्जिस्ट करते हैं, आप कहेंगे लो ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगा देते हैं, लेकिन उस वक्त लगाते वक्त ये समझ में आ रहा होता है कि इसके इंटरनल मैकेनिज्म कैसे काम करता है। खैर, इस वक्त हमने कहा सोर्स इसका ऐसा है, राइट, सोर्स इसका ऐसा है, और हमें यहाँ पर ये बताना है कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो देखें, वर्किंग को ट्रेस करने के लिए एक स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है हमें क्यू के साथ साथ। क्यू तो है ही है, और एक और, यानी अगर क्यू की बात करें तो क्यू तो अपनी जगह मेंटेन हो रहा होगा। क्यू तो हेल्पफुल होता है कि मूवमेंट कैसे होगी, और सुनना, क्यू हेल्पफुल होता है कि मूवमेंट कैसे होगी, लेकिन जो डेटा स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो ये हेल्पफुल होता है कि रास्ता कौन सा अख्तियार करना है। ये भी तो स्टोर होना चाहिए ना कि एस से वाई जाना है, तो ब्रेथ फर्स्ट ने सर्च ने कौन सा रास्ता हमें प्रिफर किया, वो कहाँ स्टोर होगा, तो उसके लिए एक डेटा स्ट्रक्चर स्टोर होता है। यानी सबसे पहले क्या होता है कि आप सारे नोड यहाँ पे मेंशन करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी ऑर्डर लिख लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं कि पहले एस है, फिर आर है, ठीक है, उसके बाद फिर टी है, उसके बाद फिर बी है, किसी भी ऑर्डर में लिख लें आप, फिर बी है, उसके बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद एक्स है, ठीक हो गया, एक्स के बाद यू है, और यू के बाद फिर बी है। ये हमने कहा कि हमारे सारे नोड ये एक्सिस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अगले वाले पार्ट में हम ये डिस्कस करते हैं कि ये नोड्स हैं एनओडी, ठीक है। यहाँ पर हम बेसिकली हर एक का पेरेंट डिफाइन करते हैं, तो किसका कौन पेरेंट होगा।
और उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस डिफाइन करते हैं कि हर नोड सोर्स से कितनी दूर जाके हिट हुआ है, यानी कितनी दूर नेबर्स इसके एग्जिस्ट करते हैं। और ये आपका क्यू है, ये तो क्यू है। अभी मैं नीचे वाले की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी थोड़ी देर में। सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहले आप सोर्स नोड को क्यू में रखेंगे। इसका मतलब है कि सोर्स नोड जो है सबसे पहले हिट होगा, यानी जो आपका सोर्स नोड है वो सबसे पहले हिट हुआ यहाँ पे एस, और से देखिएगा। और जब हम कोड लिखेंगे, अभी यहाँ क्यू में तो सिर्फ ये पता चल गया कि एस हिट हो गया, लेकिन इस एस के अगेंस्ट में एस का, अच्छा ये एक बात मैं इससे पहले बताना भूल गया कि इस वक्त हमने सबका डिस्टेंस इन्फिनिटी कर दिया कि सोर्स से हमें सबका डिस्टेंस नहीं पता कितना है, सबका डिस्टेंस हमने इन्फिनिटी कर दिया कि सोर्स से सोर्स का डिस्टेंस इन्फिनिटी है, सोर्स का आर से डिस्टेंस इन्फिनिटी, हमें नहीं पता कि क्या डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस आस्ते आस्ते अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सोर्स का अपने आप से डिस्टेंस 0 लिखा जाएगा। ये सोर्स का सोर्स से डिस्टेंस 0 है, ठीक हो गया। और ये जो निशान है ये पेरेंट का निशान है। सोर्स का कोई पेरेंट नहीं होता, पेरेंट का मतलब है हेड नोड, तो सोर्स का कोई बेसिकली पेरेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सोर्स किसी का सक्सेसर नहीं होता। ये बात समझ में आ गई, पहली बात। क्यू अपनी जगह मेंटेन है या मेंटेन होगा। अब जरा देखिएगा अगली बात क्या हो रही है। अगली बात ये हो रही है कि हम इस एस को प्रोसेस करने जा रहे हैं। जब एस को प्रोसेस करने के लिए जाएंगे तो एस क्यू से बाहर निकल जाएगा, यानी ये एस अब प्रोसेस होकर खत्म होने जा रहा है। इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी इसके अगेंस्ट में, एस प्रोसेस होकर खत्म होने जा रहा है। लेकिन जब इसको प्रोसेस करके बाहर निकल रहे होते हैं तो इसके नेबर्स को इसमें इन करते हैं। इसके दो नेबर्स हैं, एक आर है और एक डब्ल्यू। तो हम इसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में अपनी मर्जी से रख लेते हैं। तो एक जो है वो आर है और एक जो है वो डब्ल्यू। समझ में आ रही बात है? यानी हमारे लिहाज से कि एक जो है वो आपके पास इस वक्त आर है, इसका मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, सिर्फ बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। एक नेबर आर है और एक नेबर जो है वो डब्ल्यू है, ठीक हो रहा है? ये मैंने बॉक्स में कर दिया। अब हमें देखना ये है कि जो हमारे पास आर है, और से देखिएगा ये आर है, इसका सोर्स से डिस्टेंस कितना है। हम कहेंगे सोर्स का सोर्स से डिस्टेंस 0 है और ये सोर्स का पहला नेबर है, पहला डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब है इसका डिस्टेंस जो है वो सोर्स से कितना होगा 1, और डब्ल्यू का भी सोर्स से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1। जो समझ गए उतना ना। तो आर का सोर्स से डिस्टेंस 1, डब्ल्यू का सोर्स से डिस्टेंस 1, ये तो एक बात हो गई। आर का पेरेंट कौन होगा? तो हमने देखा कि ये क्योंकि पहले डिस्टेंस पे है तो आर का पेरेंट जो है वो एस हो जाएगा, पेरेंट हमने लिख दिया इसका एस है। और डब्ल्यू का पेरेंट कौन हो जाएगा? डब्ल्यू का पेरेंट भी एस, तो यहाँ पे एस लिख दिया। ये बात समझ में आ गई? इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर कर दी हमने। उसके बाद हमने कहा कि आर जो है वो हैंडल होने के लिए जा रहा है, आर जो है एग्जीक्यूट होने के लिए जा रहा है, इसने अपने आप को मार्क कर लिया। इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ आ चुकी है, अब इसकी बारी है, इसने प्रोसेस कर लिया अपने आप को। आर जब प्रोसेस करेगा तो किसकी बारी आएगी? इसका नेबर कौन सा है? इसका नेबर वी है, तो वी जो है यहाँ स्टोर हो जाएगा, वी को हम यहाँ स्टोर कर देंगे, ठीक है। यानी वी जो है इस वक्त ब्लू हो जाएगा, और जैसे कि ये हिट होगा तो हम कहेंगे कि वी जो है वी को येलो से लेता है, वी जो है बेसिकली यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अब देखिएगा वी के लिए, देखिएगा वी जो है वी का नेबर, वी का डिस्टेंस सोर्स से, हम कहेंगे वी जो है वो उसका डिस्टेंस, वी क्योंकि नेबर है आर का, तो वी का डिस्टेंस आर से 1, यानी वी का डिस्टेंस आर से 1 और आर का डिस्टेंस एस से 1, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका यहाँ पे 2, ठीक है। इसका आर से डिस्टेंस 1 और आर से एस का डिस्टेंस 1, तो टोटल डिस्टेंस 2 हो गया। और वी का जो हेड है वो कौन है? वी का हेड जो है वो आपके पास आर है, एस नहीं है, ध्यान में रखना। वी का हेड आर है, ठीक हो गया। वी का हेड इस वक्त आर है, तो लिहाजा हमने कहा कि वी के हेड को आर बना दो, ठीक है ना। बी भी हो गया। अब हमने कहा डब्ल्यू को प्रोसेस करने जा रहे हैं। डब्ल्यू को जब प्रोसेस करने जा रहे होंगे तो डब्ल्यू को यहाँ पे प्रोसेस किया, डब्ल्यू बाहर आ गया, लेकिन डब्ल्यू के नेबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब जरा इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, डब्ल्यू के नेबर्स में एस है, तो एस जो है वो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है। तो हम कहते ये हैं कि सिर्फ उन नेबर्स को पिक करो जो रेडी स्टेट में है। रेडी के अलावा जो 2 डिफरेंट स्टेट्स हैं, प्रोसेस हो जाने वाला और वेटिंग, उनको हम
एज अ नेबर कंसीडर नहीं करते और ना ही क्यू में इंटर करते। तो W का जो नेबर S है वो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, ये रेडी स्टेट में नहीं है। W का नेबर T ये रेडी स्टेट में है, W का नेबर T ये रेडी स्टेट में है, और W का नेबर X ये रेडी स्टेट में है। X जो है वो रेडी, ये समझ में आ रही बात है? तो अब हमने कहा W के दो नेबर्स आ गए। अब दो नेबर्स कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। एक नेबर जो है वो T है, तो वो T जो है वो ये आपके पास आ गया, ये ना, और T का डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, तो हम कहेंगे T का डिस्टेंस W, क्योंकि W इसका हेड है, यानी इसका हेड लिखा जाए तो कौन लिखा जाएगा, इसका हेड W होगा, और T का डिस्टेंस W से 1 और W का डिस्टेंस S से 1, तो टोटल डिस्टेंस का आ जाएगा 2। ये बात समझ में आ गई। और X, ये जो X नजर आ रहा है, सिमिलरली X के लिए भी यही बात की जाएगी कि X का हेड जो है वो W है, क्योंकि W की वजह से ये इन हुआ है, और X का हेड W, ठीक है, ये एक डिस्टेंस और W का डिस्टेंस S के साथ एक, तो ये हो जाएगा 2 डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस में अब ये स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है, इसको भी मैं यूज करके दिखाऊंगा किस तरह से फायदा उठाएंगे। उसके बाद V को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे प्रोसेस करके। जब V को यहाँ से बाहर निकाल रहे होंगे तो V जब बाहर निकलेगा तो V का कोई नेबर आ रहा है यहाँ पे, ये V है, ये वाला नोड, तो V का कोई नेबर नहीं है, तो लिहाजा कोई नेबर ऐड नहीं होगा। फिर हम T को बाहर निकालेंगे। जब हम T को बाहर निकालेंगे तो T जब बाहर निकल रहा होगा, ये रहा T, तो T के नेबर्स में बहुत सारे नेबर हैं, W है, X है। W और X रेडी स्टेट में नहीं है, ये वेटिंग और एग्जीक्यूटेड स्टेट के अंदर है, तो लिहाजा ये तो नहीं जाएंगे दोबारा। T का एक वाहिद नेबर है U, तो U यहाँ पे आ जाएगा। U यहाँ पे आया, जब U यहाँ पे आया तो U के लिए हम जब डेटा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे तो U के बारे में बात होगी कि U का जो हेड है वो है T। अब जरा इंटरेस्टिंग देखिएगा T, ठीक है, तो U से T का डिस्टेंस 1, फिर T से W का डिस्टेंस 2 और W से S का डिस्टेंस 3। तो इसका मतलब है U से S का डिस्टेंस जो होगा अपने सोर्स का डिस्टेंस 3 होगा। ठीक है, बात ये तो ये हमने U जो आया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख ली, और उसके बाद X को एग्जीक्यूट करेंगे। जब X को आप एग्जीक्यूट करेंगे, यानी यहाँ पर X को जब आप यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो X के भी 3 नेबर्स हैं, एक T है, एक W है। T और W तो रेडी में नहीं है, लिहाजा ये दोबारा से इंटर नहीं होगा, लेकिन ये क्योंकि X का एक और हमारे पास Y है, तो हम Y को यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो Y जो है, ये Y था मेरे पास, ये Y जो है बेसिकली जब इंटर होगा तो Y को हम जब बॉक्स बनाएंगे तो Y में हमारे पास हेड बनेगा इसका X, ठीक हो गया, और इसका डिस्टेंस भी गालिबन आ जाएगा 3। आप करके देख लीजिएगा, इसका डिस्टेंस भी आ जाएगा 3। तो ये इंफॉर्मेशन, उसके बाद हम U को एग्जीक्यूट करेंगे। U के 2 नेबर्स हैं, Y रेडी में नहीं है, T रेडी में नहीं है, लिहाजा इंटर नहीं होंगे, और फिर Y को एग्जीक्यूट करेंगे। Y के भी इन 2 नेबर्स हैं, X और U, क्योंकि ये रेडी स्टेट में नहीं है, लिहाजा इनको भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपका ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा बन के आया, ये तो हमने अपने मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया क्यू, और क्यू आखिर में खाली हो जाएगा। तो लूप जब तक चलेगा जब तक के क्यू खाली ना हो जाए, ठीक है, और उसके साथ साथ ये वाला डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा होगा। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, तो कोई कहता है बताओ S से लेकर, समझिएगा ये वाली बात, S से लेकर Y तक जाना है मुझे, तो पाथ क्या सेलेक्ट करेंगे? हमने यहाँ से कोई ब्रेक तो किया ही नहीं यहाँ पे, तो S से Y पे जाने का पाथ क्या सेलेक्ट करेंगे? तो देखें आप, S से Y, आपने कहा कि मुझे Y पे जाना है, इंटरेस्टिंग देखिएगा, तो आप कहेंगे Y पे मुझे जाना है, ठीक है। Y पे जाने के लिए जो रास्ता तैयार किया जाएगा वो X होगा, क्योंकि इसका हेड X है, ठीक हो गया, X है, और X पे आने के लिए रास्ता तैयार किया जाएगा W का, क्योंकि W इसका हेड है, और W पे आने के लिए जो रास्ता तैयार किया जाएगा वो T है, ठीक है, क्योंकि T इसका हेड है, W का हेड T है, और T जो है उसका सॉरी उल्टा कह गया मैं, W का हेड जो है वो क्या है, S है। W का हेड क्या है, S, ये डायरेक्ट लिखा हुआ, W का हेड जो है वो S है। फिर देख लो दोबारा अगर मैं आपको कंफ्यूजन, S से Y पे जाने के लिए क्या पाथ इख्तियार किया जाएगा इस पे, तो इसके अंदर स्टोर हुआ है ये बात। आपने कहा Y का हेड जो है वो X है, ये लिख लिया आपने, फिर X का हेड W है वो ये लिख लिया, और W का हेड जो S है वो ये, यानी S से Y जाना है तो इन 2 इंटरमीडिएट से गुजरना पड़ेगा। तो S से पहले W जाएंगे, W से X और X से Y, वरना एक रास्ता ये भी था, S से W, W से T,
टी से यू, यू से वाई। ये क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ? क्योंकि ये बेहतर रास्ता नहीं था, ज्यादा बेहतर रास्ता ये वाला आपके लिए, तो आपने ये रास्ता जो इख्तियार किया। और ये रास्ता किस, अब सिंगल सोर्स है किसी भी जगह, आपके एस से यू जाना है मुझे, एस से यू मूव करना है मुझे, तो एस से अगर यू मूव करना है तो आप कहेंगे यू जाना है मुझे, तो यू का हेड कौन है? तो यू का हेड हमारे पास इस वक्त नजर आ रहा है, यू का हेड टी है, ठीक है। फिर टी का हेड कौन है? आप कहेंगे टी का हेड इस वक्त डब्ल्यू है, और डब्ल्यू का हेड कौन है? डब्ल्यू का हेड एस है। तो ये बेसिकली रास्ता जो है इख्तियार किया जाएगा एस से यू मूवमेंट। और अगर ये कोई और कॉम्प्लिकेटेड होता तो तब भी हम इसको इसी तरह इस्तेमाल करें। तो दिस डेटा स्ट्रक्चर इज नेसेसरी। ये मैंने आपसे कहा था ना कि एक लेवल नीचे अंडर हम और डेप्थ में जाके समझेंगे क्या बात हो। अब इसके अलावा एक और बात यहाँ पे वो ये कि अगर आप अगर गौर करें तो ये एल्गोरिथम जो बेहतर सच बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि कोई भी नोड एक से ज्यादा दफा एक्सेस ना हो और कोई भी एज एक से ज्यादा दफा एक्सेस ना हो। यानी ऐसा ना हो कि इस एज को मैं 2 दफा एक्सेस कर रहा हूँ या इस एज को 2 दफा एक्सेस कर रहा हूँ, ऐसा ना होना चाहिए। कोई भी एज एक दफा एक्सेस होना चाहिए, सिर्फ एक दफा, और कोई भी नोड एक से ज्यादा दफा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखें, जब मैं एस पे खड़ा हुआ था तो मैंने कहा कि एक इसका नेबर ढूंढो और इसका नेबर, अगर लिंक लिस्ट में हमारे पास डेटा होता और ये एस लिखा हुआ होता, लिंक लिस्ट यानी एडजेसेंसी लिस्ट जिसे कह रहे थे, तो एस का एक नेबर आपके पास आ रहा होता। क्या नेबर आ रहा होता है एस का? एस का एक नेबर आ रहा होता आपके पास आर, और एस का दूसरा नेबर आ रहा होता आपके पास डब्ल्यू। ऐसे होता। तो आप जब एस के पास आते तो ढूंढते किसके नेबर्स कौन से, एक एज इस पे मूव करते और एक एज इस पे मूव करते, 2 एजेस पे आप मूव करते। अब आपने इन दोनों एजेस पे दोबारा कभी भी नहीं आना। अगर इसको 2-3 दफा काउंट कर लोगे तो कई दफा मल्टीपल टाइम ये एज, अब दोबारा ये रीड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपने कहा कि ये दोनों रीड हो गए, इसको आपने एक अलग कलर से मार्क कर लिया, मिसाल के तौर पे मैंने इसको ब्राउन कलर से मार्क कर लिया। अब ये दोबारा रीड नहीं होगा। जब मैं आर पे जाऊंगा, गौर सुनना, जब मैं आर पे जाऊंगा तो मेरे पास एक नेबर वी आ रहा है और एक नेबर एस आ रहा है। सुनना गौर से, एक नेबर वी आ रहा है, एक नेबर एस आ रहा है, ठीक है। ये यानी इसके नेबर्स हैं। लेकिन हम कहेंगे कि हम इन नेबर्स को तो पिक ही नहीं करेंगे जो पहले से प्रोसेस होगा, तो लिहाजा ये वाली एज रीड नहीं होगी। सिर्फ वो रीड होगा जो कि अभी हमारे पास जो है वो इसके नेबर किसी और स्टेट के अंदर है, यानी जो इसका स्टेट डिफरेंट है। तो बेसिकली सिर्फ ये वाली एज रीड होगी, ये वाली एज एक ही दफा रीड होगी, दोबारा रीड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्टेट चेंज में है। ठीक हो गया। तो इस तरह से किसी भी एज पे जाएंगे तो एक दफा रीड होगा। तो टोटल नंबर ऑफ अगर 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब है आप जब इसका लूप चलाएंगे तो टोटल नंबर 9 टाइम्स एजेस एक्सेस होंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स जो है वो वर्टिसेस एक्सेस होंगे आपके एल्गोरिथम को हैंडल करने के लिए, इस वक्त इसको चलाने के लिए। तो ये इसकी ब्यूटी है और ये इसका वर्किंग है। अगर हम इसके एल्गोरिथम की तरफ जाएं, पहले आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए ताकि मैं उसके क्लियर कर लूँ, और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है कि मैं आगे की तरफ बढ़ूँ, इसके एल्गोरिथम जो मैं मिस करके आया हूँ उसको मैं पढ़ा दूँ। ये बुक से कट पेस्ट है, हमेशा ही बुक से कट पेस्ट होता है, तो वो बुक को भी खोल लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या बात है। लेकिन बुक में जाहिर है ये वाले डेटा स्ट्रक्चर जो है, बुक में ये वाला डेटा स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता, तो ये बेसिकली फिर आपको समझाने के लिए बनाया। तो अब ये डेटा स्ट्रक्चर जो समझ आ गया आपके, इस डेटा स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे इस एल्गोरिथम में समझने की, ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। हमने मोहित साहब हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रिफेयर किया है क्यू के अंदर और नेबर कलेक्शन के अंदर, कि हम जो है वो वो तो मर्जी है, रैंडम जो भी कर लो, लेकिन ज़ाहिर है कोई मेथड अडॉप्ट कर ले तो अच्छा होता है, तो हम कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम करेंगे इसको। तो अगर क्यू में एस गया है तो इसीलिए आर डब्ल्यू लिखा है मैंने, डब्ल्यू आर नहीं लिखा, और उसके नेबर्स जो थे एस के, ठीक है ना। आइए जरा इसको समझते हैं। मैं इसको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई ये काम इस तरह कर रहा है और इस तरह से इसकी वर्किंग जो है वो हो रही होगी। तो आप कहते हैं कि फॉर ईच वर्टिसेस यू बिलोंग टू जी, ठीक है ना। फॉर ईच का लूप लगाया है और हर वर्टेक्स के लिए लगाया है, लेकिन एस के अलावा, एस यानी सोर्स के अलावा, अगर जो भी सोर्स नोड यूजर देगा उसके अलावा सबके लिए वर्क करेगा। ये क्या काम कर रहा है इस फॉर के अंदर, ये देखना है हमें। सबसे पहले करना क्या था, मतलब अगर मैं बगैर देखे भी सोचूं तो सबसे पहले मुझे करना ये है कि तमाम नोड को रेडी स्टेट में लेके आना। तो मैंने कहा सोर्स को लाने की क्या जरूरत है, सोर्स को लाए बगैर ही मैं सोर्स को डायरेक्ट ग्रे कर दूंगा, क्यू में डाल दूंगा,
और उसके अलावा जितने भी नोड्स हैं सबको रेडी में ले आऊँ। तो यू का मतलब है वो सारे नोड जो कि जी के वर्टेक्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, पहले देखें गौर सुनिएगा, उन तमाम को यू डॉट कलर, इन तमाम नोड को मैंने फॉर ईच के पहला नोड दूसरा नोड सबको मैंने किस कलर से मार्क कर दिया, व्हाइट। व्हाइट का मतलब है इस वक्त यहाँ पे रेडी स्टेट, कलर जो भी आप यूज करें, व्हाइट का मतलब है रेडी स्टेट। उसके बाद हमने क्या कहा कि हर स्टेट का डिस्टेंस सोर्स से इस वक्त मालूम नहीं है, इन्फिनिटी कर दो, इनफाइनाइट स्टेट हो गया, जो कि मैंने अभी अपने डेटा स्ट्रक्चर में मेंटेन करते हुए दिखाया भी था। और हमें किसी का हेड नहीं मालूम, पेरेंट नहीं मालूम, तो सबके पेरेंट को नील कर दो। तो ये जो फॉर का लूप चल रहा है 1 से लेकर 4 तक, इसमें इनिशियलाइजेशन हुई है सवाए एस के, उसके अलावा सारे नोड की इनिशियलाइजेशन सबको हमने रेडी कर दिया, वाइट कर दिया, सबका डिस्टेंस सोर्स से इनफाइनाइट कर दिया, और सबके हेड को हमें नहीं पता था तो नील कर दिया। ये हो गया 1 से लेकर 4। 5 से लेकर 7 तक सोर्स नोड को मेंटेन किया है, सोर्स नोड को ग्रे करा, इसका मतलब है सोर्स नोड क्यू में चला गया, ठीक है ना, सोर्स नोड को हमने क्यू में डाल दिया है और वो बेसिकली ग्रे हुआ है। उसके बाद सोर्स नोड का अपने आप से डिस्टेंस 0 है और सोर्स नोड का पेरेंट कोई नहीं है, डी का मतलब डिस्टेंस और पाई का मतलब पेरेंट, पेरेंट कोई भी नहीं है। ये बात समझ आ गई। उसके बाद एक क्यू हमने इनिशियलाइज किया, यानी इसको ग्रे करने का मतलब ये कि अभी वो क्यू में तो नहीं गया लेकिन क्यू में डालने जा रहे हैं, लिहाजा उसको ग्रे कलर कर दिया हमने। तो अभी ये लाइन नंबर 9 में इन क्यू करेगा, आप पहले भी कर सकते थे, यानी इसको पहले करते और ये स्टेप बाद में करते तो एक ही बात थी। उसके बाद आपने कहा कि एक क्यू इनिशियलाइज कर लिया आपने, क्यू इनिशियलाइज करने के बाद इन क्यू का मतलब सबको पता होगा कि क्यू के अंदर इंटर करना, तो क्यू जो क्यू के नाम से है उसमें आपने एस को इंक्यू कर दिया, यानी आपके पास जो क्यू था उसमें आपने एस को इंटर कर दिया। यहाँ तक 9 नंबर लाइन का काम खत्म हो गया। इसमें 2 काम हुए, सारे नोड इनिशियलाइज हो गए और सोर्स नोड को इनिशियलाइज कर लिया और उसको इनक्यू कर दिया। अब आपने कहा कि एक वाइल का लूप चलाओ। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने क्या बताया था, ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए, याद है अभी थोड़ी देर पहले कहा था। और आपने देखा था क्यू के अंदर कोई भी नोड 2 दफा नहीं आया था, सिर्फ नोड एक ही दफा आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है लाइन नंबर 10 में कि क्यू अगर बराबर नहीं है किसके, नल के, जब बराबर नहीं होगा नल के तो चलना है इसको, यानी जब तक इसमें डेटा होगा इसको रन होना है। आइए बात समझ आ गई। अब इसने क्या किया, इसने कहा डी क्यू करें। अच्छा, इस वक्त हमारे पास क्यू में ऐसी है खाली, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये बात आपको पता होगी। तो इसने कहा डी क्यू का मतलब उसको निकाल लें, प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसको निकाल लिया हमने, डी क्यू करके यू में स्टोर कर दिया, यानी अब यू के अंदर एस है, स्टोर हो गया। उसके बाद इसने क्या कहा, इसने कहा कि इसके सारे एजेस पिक कर ले यहाँ से। तो इसने पहले एज लेगा, दूसरा एज लेगा, एक साथ नहीं ले लेगा। फॉर का लूप चला, फॉर ईच का लूप है। तो कह रहा है कि अब जरा पढ़िएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं इसको ये तो कहता ये है कि आप जो है वो क्या करें कि जी जो कि ग्राफ है उसमें जो यू है, यू के अंदर इस वक्त यहाँ पे डी क्यू हुआ एस, तो एस का जो एडजेसेंट है फॉर ईच, पहला एडजेसेंट उठा लो। अब जरा देखिए पहला एडजेसेंट उठा लो। तो अगर अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल किया था उसमें पहला एडजेसेंट जो था मिसाल के तौर पे टी था, आर था, हम एज्यूम करते हैं कि पहला एडजेसेंट आर था, तो आर यहाँ से पिक हो जाएगा, यहाँ से आर पिक हो जाएगा पहला एडजेसेंट। कह रहा है जो एडजेसेंट आपने पिक किया है अगर वो व्हाइट कलर में है, आपको समझ आ रहा है व्हाइट कलर का मतलब क्या हुआ कि वो रेडी स्टेट में है। अगर वो ग्रे या ब्लैक होता तो नहीं करता क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेट में होता या एग्जीक्यूटेड होता। तो अगर वो व्हाइट कलर में है तो आप उसके साथ ये प्रोसेस करें, क्या करें, उसको ग्रे कर दें, यानी उसको जो है वो आप क्या करने जा रहे हैं, क्यू में अभी रखा नहीं है, क्यू में रखने जा रहे हैं, ग्रे कर दिया उसको आपने, उसका डिस्टेंस एक ऐड कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है जो मैंने अभी मेंटेन किया था। उसके हेड को आपने यू कह दिया, यानी एस उसका हेड हो जाएगा, समझ में आ रही बात है। और उस नोट को आप इनक्यू कर दें और उसके बाद दोबारा फॉर पे चले जाएं। फॉर पे दोबारा क्यों जाएं, अगर उस एस का कोई दूसरा या तीसरा या चौथा जो है वो एडजेसेंट है तो उसको पिक करें, उसके साथ भी चेक करें कि वो व्हाइट कलर में है या नहीं है। अगर वो व्हाइट कलर में उसको ग्रे करें, उसका डिस्टेंस में एक ऐड करें, उसके पेरेंट को एस बनाएं और उसके बाद उसको इनक्यू कर दें और दोबारा फिर ये आ जाए। तो ये लूप इस तरह चलता रहेगा। अब इस वक्त हमारे केस में जो हमारा ग्राफ थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे,
ये वाला फॉर 2 दफा चलेगा, ये फॉर 2 दफा, इसलिए कि एक चलेगा आर के लिए, एक चलेगा डब्ल्यू के लिए, यानी इस वाले वाइल के लिए ये फॉर 2 दफा चलेगा, जितने एडजेसेंट थे उतने चल जाएंगे। फिर ये वाला फॉर से बाहर निकलेगा, गौर से देखिएगा, ये फॉर से बाहर निकलेगा